सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले 45 अरब डॉलर के व्यापारिक दांवपेच। और भारतीय टीवी पर एक इच्छाधारी ड्रैगन। बिल्कुल। सुनने में ये बातें कितनी अलग और अजीब लगती है ना। एकदम अलग। मतलब इनका आपस में कोई तालमेल ही नहीं लगता। हाँ, लेकिन आज हमारे पास जो सामग्रियां हैं, जो रिसर्च हैं, वो दिखाती हैं कि ये सब कैसे एक साथ हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे सांस्कृतिक विमर्श को आकार दे रहे हैं। और रोजमर्रा की जिंदगी को भी। जी, इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा मिशन दुनिया भर में हो रहे इन बड़े बदलावों के पीछे की असली कहानी को समझना है। और आज हमारे टेबल पर रिसर्च और डेटा का एक बहुत ही दिलचस्प स्टैक है। जिसमें अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर एसबीआई रिसर्च की एक बेहद विस्तृत रिपोर्ट है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दस्तावेज हैं। हाँ, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख के हालिया संबोधन की रिपोर्ट भी है। बिल्कुल। और साथ ही T20 विश्व कप 2026 के ताज़ा आंकड़े और अ, भारतीय टेलीविजन की दुनिया से सबसे नई टीआरपी रेटिंग्स भी शामिल हैं। तो काफी कुछ है आज कवर करने के लिए। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम अमेरिकी राजनीति या आरएसएस के विमर्श जैसे वैचारिक और राजनीतिक विषयों में गहराई से उतरें, एक बात स्पष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है हाँ, ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि कि इस चर्चा में हम किसी भी राजनीतिक या वैचारिक पक्ष का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारा काम केवल प्रदान किए गए स्रोतों में मौजूद तथ्यों और विचारों को पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। बिल्कुल, निष्पक्षता इस चर्चा का मूल आधार है, ताकि श्रोताओं के सामने हर नजरिया स्पष्ट हो सके। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में आए उस बड़े भूचाल से। घटनाक्रम कुछ यूं है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के भारी बहुमत से डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को खारिज कर दिया है। पूरी तरह से खारिज कर दिया। और कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि 1977 के आईईपीए कानून के तहत राष्ट्रपति को इस तरह के भारी भरकम आयात शुल्क लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अब जब हम आईईपीए कहते हैं, तो असल में ये एक पुराना आपातकालीन कानून है, जिसका इस्तेमाल करके राष्ट्रपति अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए सामान्य व्यापारिक नियमों को दरकिनार करते हैं। बिल्कुल। पर कोर्ट ने साफ कर दिया कि हर व्यापारिक मुद्दे को राष्ट्रीय आपातकाल नहीं माना जा सकता। और ये फैसला ऐतिहासिक है। लेकिन कूटनीति में फैसले से ज्यादा महत्वपूर्ण अक्सर नेताओं की प्रतिक्रिया होती है। इतने बड़े झटके के बावजूद ट्रंप ने तुरंत क्या कहा? उन्होंने तुरंत स्पष्ट किया कि भारत के साथ जो व्यापार समझौता हुआ है, उस पर इस अदालती फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हम उनके सटीक बयान को देखें तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं बदला है, अब भारत टैरिफ देगा और हम नहीं देंगे। मतलब अपना आक्रामक रुख बरकरार रखा। हाँ, इसी बयान में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को ग्रेट जेंटलमैन कहा, लेकिन ये भी कह दिया कि भारत पहले अमेरिका को लूट रहा था, जिसके लिए उन्होंने रिपिंग अस ऑफ शब्द का इस्तेमाल किया था। जी। ट्रंप के अनुसार इसीलिए उन्होंने ये नई डील की है, जिसे वे अ लिटिल फ्लिप बता रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से हार न मानते हुए ट्रंप ने तुरंत 1974 के ट्रेड एक्ट के तहत एक नया 10% वैश्विक टैरिफ लगाने की घोषणा भी कर दी। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि नेता मंच से जो कहते हैं और कागजों पर जो असल आंकड़े होते हैं, उनमें अक्सर जमीन आसमान का अंतर होता है। और यहीं पर एसबीआई रिसर्च का डेटा हमारे काम आता है। बिल्कुल। इस रिपोर्ट को पढ़ने पर भारत अमेरिका समझौते की जो तस्वीर सामने आती है, वो ट्रंप के भारत टैरिफ देगा वाले बयान से काफी अलग है। एकदम। एसबीआई रिसर्च के डेटा का विश्लेषण करने पर इस तथाकथित 18% टैरिफ की वास्तविकता समझ में आती है। अगर हम कुछ साल पीछे जाएं, तो भारत के कई उत्पादों पर अमेरिका में 50% तक का भारी भरकम टैरिफ लगता था। अब इस नए समझौते के तहत उस 50% को घटाकर 18% कर दिया गया है। जो कि कोई छोटी मोटी कटौती नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये 18% का टैरिफ भारत को एशियाई देशों में सबसे कम टैरिफ वाले देशों की सूची में ला खड़ा करता है। उदाहरण के लिए वियतनाम को ही ले लीजिए, जो कि बहुत बड़ा निर्यातक देश है। हाँ, उस पर भी 20% का टैरिफ है। यानी कागजों पर भारत को अपने एशियाई प्रतिस्पर्धियों से बेहतर डील मिली है। और समझौते के शर्तों की गहराई में जाएं तो भारत भी तो अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैरिफ हटा रहा है। हाँ, जैसे जानवरों के चारे के लिए रेड सॉगम, ट्री नट्स,
सोयाबीन तेल, वाइन और औद्योगिक वस्तुओं पर भारत अपना टैरिफ काफी कम करेगा या हटा लेगा। और बदले में भारत ने अगले 5 वर्षों में अमेरिका से $500 अरब के ऊर्जा उत्पाद, विमान और तकनीक खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। जो कि एक तरह से बहुत ही नपीतुली गिव एंड टेक की स्थिति है। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ के देखें तो श्रोताओं के लिए इसका क्या अर्थ है? आम आदमी या रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा? देखिए, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक और आर्थिक अवसर है। एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि इस डील के बाद भारत को सालाना $45 अरब का अतिरिक्त ट्रेड सरप्लस मिलेगा। $45 अरब, मतलब भारत की कुल जीडीपी में लगभग 1.1% की सीधी वृद्धि। बिल्कुल। और इसके अलावा रिपोर्ट बताती है कि विदेशी मुद्रा भंडार यानी एफएक्स रिजर्व में भी $3 अरब की बचत होने का अनुमान है। जिससे हमारे अपने खजाने में डॉलर सुरक्षित रहेंगे। और रुपए की मजबूती के लिए ये बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे भारतीय किसानों को होने वाला है। डेटा बताता है कि $1.36 अरब के भारतीय कृषि उत्पादों को अमेरिका में शून्य, जी हाँ, बिल्कुल जीरो अतिरिक्त ड्यूटी का लाभ मिलेगा। ये तो एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। जिन उत्पादों को जीरो ड्यूटी का फायदा मिलेगा उनमें चावल, मसाले, समुद्री भोजन यानी सी फूड, काजू और चाय कॉफी शामिल है। सोचकर देखिए, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। जब केरल के किसी मसाले या आंध्र के सी फूड पर वहां कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगेगा तो मुनाफा कितना बढ़ जाएगा। हाँ, पहले जो 50% टैरिफ था वो हमारी प्रतिस्पर्धा को खत्म कर देता था। अब भारतीय उत्पाद सीधे वहां के सुपरमार्केट्स में पहुंचेंगे। लेकिन एक मिनट, अगर हम कपड़ा उद्योग की बात करें तो बांग्लादेश तो वस्त्र निर्माण में हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है। हाँ, है तो। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच भी तो डील हुई है जिसमें बांग्लादेश पर 19% का टैरिफ लगेगा, जो भारत के 18% के बहुत करीब है। क्या इससे भारतीय कपड़ा उद्योग को खतरा नहीं है? सतह पर देखने पर ऐसा ही लगता है कि 18 और 19% में कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन एसबीआई की रिपोर्ट में एक बड़ा दिलचस्प पेच है। वो क्या? बांग्लादेश कपड़ा तो बनाता है, लेकिन उसका कच्चा माल यानी कपास आज भी ज्यादातर भारत से ही वहां जाता है। आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश हर साल भारत से लगभग $2.7 अरब का कपास आयात करता है। ओहो, मतलब अगर वो अमेरिका से कपास मंगाएंगे तो महंगा पड़ेगा। बिल्कुल। भौगोलिक दूरी और लॉजिस्टिक्स के कारण उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए पूरी सप्लाई चेन को देखते हुए भारत का तुलनात्मक लाभ यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित है। क्या शानदार विश्लेषण है। मतलब सिर्फ टैरिफ प्रतिशत देखने के बजाय पूरी सप्लाई चेन समझना जरूरी है। खैर, अर्थव्यवस्था के इन जटिल आंकड़ों से परे अगर हम भारत के सांस्कृतिक स्तर पर देखें तो वहां भी समाज को जोड़ने का एक प्रयास चल रहा है। आप 20 फरवरी 2026 को मीरठ में हुए आयोजन की बात कर रहे हैं? जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस अहम संबोधन की, जहां उन्होंने लगभग 950 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से सीधा संवाद किया। ये घटनाक्रम कई मायनों में बहुत गहरा है। अपने संबोधन में मोहन भागवत जी ने स्पष्ट किया कि संस्था का उद्देश्य राजनीतिक सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि संपूर्ण हिंदू समाज को एकजुट करना और व्यक्ति निर्माण करना है, कैरेक्टर बिल्डिंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और इस संबोधन में हिंदू शब्द की एक बहुत ही विस्तृत व्याख्या भी की गई, जो अक्सर चर्चा में रहती है। भागवत जी के अनुसार हिंदू शब्द का मूल अर्थ विविधता में एकता है, किसी एक जाति तक सीमित नहीं है। समाज के 4 प्रमुख स्तंभों का जिक्र किया उन्होंने: मूल्य निर्धारण, सनातन संस्कृति, धर्म की भावना और सत्य का प्रतीक। और भारत के विचार यानी आइडिया ऑफ इंडिया को भी बहुत समावेशी तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि ये केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी की परंपराओं से प्रेरित है। और इन सब बातों के लिए मेरठ शहर का चुनाव भी कोई संयोग नहीं था। हाँ, रिपोर्ट में मेरठ में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का खास तौर पर जिक्र किया गया था। इतिहास को वर्तमान से जोड़ना एक प्रभावी रणनीति है। उसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ने बाद में 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को संघ की स्थापना के लिए प्रेरित किया था, जो अब अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। और इस शताब्दी वर्ष के मौके पर राजनेताओं के बजाय खिलाड़ियों के साथ इतना बड़ा संवाद करना एक अलग तरह की सोच दर्शाता है। अर्जुन अवॉर्डी पहलवान अलका तोमर और
पैरा क्रिकेटर सूर्य प्रताप मिश्रा के बयान भी रिपोर्ट में हैं, जिन्होंने इस मंच की सराहना की। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि कैसे कोई एक सदी पुरानी संस्था खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए खिलाड़ियों के साथ संवाद कर रही है। खेल हमेशा से समाज को जोड़ने वाला एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म रहा है। बिल्कुल, और ये विविधता में एकता वाले संदेश के साथ सटीक बैठता है। और जब बात खेल की हो तो क्रिकेट के बिना तो चर्चा अधूरी है। राष्ट्र निर्माण से सीधे चलते हैं मैदान पर। 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में T20 विश्व कप का बिगुल बज चुका है। पूरे देश में इसका जुनून है। इस बार 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, 4 ग्रुप्स में, और केवल टॉप 2 टीम्स ही सुपर 8 में जाएंगी। और डिफेंडिंग चैंपियन भारत की शुरुआत धमाकेदार रही है। भारत ने अमेरिका को 29 रनों से हरा दिया है। हाँ, ग्रुप ए में भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, नीदरलैंड्स और नामीबिया है। और क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक साझा भावना है। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? एक तरफ हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और 45 अरब डॉलर के ट्रेड में उलझे हैं, दूसरी तरफ शताब्दी वर्ष और क्रिकेट चल रहा है। लेकिन भारतीय टीवी की दुनिया के आंकड़े उतने ही मजेदार हैं जितना किसी T20 मैच का आखिरी ओवर। भारतीय टेलीविजन का अपना ही मनोविज्ञान है। सप्ताह 6 की TRP रेटिंग्स हमें दिखाती हैं कि भारतीय समाज की बैठक में हर शाम कैसा ड्रामा पसंद किया जा रहा है। और इस हफ्ते नंबर 1 पर जो फेरबदल हुआ है वो तो मैं दशकों पीछे ले गया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 ने 2.0 की रेटिंग के साथ अनुपमा को पछाड़ दिया है। और कारण क्या है? मिहिर के एक्सीडेंट का नया ट्रैक। मतलब हम 2026 में 500 अरब डॉलर के विमान खरीद रहे हैं, लेकिन टीवी पर आज भी मिहिर का एक्सीडेंट ही TRP ला रहा है। ये भारतीय दर्शकों की नॉस्टैल्जिया को दर्शाता है। वे पुराने ड्रामा को नए कलेवर में देखकर सुरक्षित महसूस करते हैं। वहीं अनुपमा का दूसरे स्थान पर आना भी एक केस स्टडी है। हाँ, बताया जा रहा है कि दर्शकों को पुरुषों के उत्पीड़न वाला नया प्लॉट बिल्कुल पसंद नहीं आया। दर्शक शोज को एक निश्चित नैतिक ढांचे में देखना पसंद करते हैं। जब कहानी कंफर्ट जोन से बाहर जाती है तो वे रिमोट से चैनल बदल देते हैं। लेकिन सबसे मजेदार एंट्री तो तीसरे नंबर पर हुई है। नागिन 7 ने शानदार वापसी की है 2.0 रेटिंग के साथ। और वजह? शो में इच्छाधारी ड्रैगन की एंट्री। इच्छाधारी ड्रैगन? हाँ, कनिका मान ये किरदार निभा रही हैं। इच्छाधारी सांप से शुरू होकर हम अब इच्छाधारी ड्रैगन तक पहुंच गए हैं। यहाँ एस्केपिज्म यानी यथार्थ से पलायन काम कर रहा है। दिन भर लोग महंगाई और टैरिफ से जूझते हैं, शाम को उन्हें फैंटेसी चाहिए जहाँ कुछ भी संभव हो। ये सब एक साथ रखकर देखना सच में हैरानी भरा है। एक ही समय में समाज कितने अलग स्तरों पर काम करता है। अमेरिका का टैरिफ कानून हमारे किसानों के लिए रास्ते खोल रहा है, संघ खिलाड़ियों के बीच जा रहा है, और हम क्रिकेट पर ताली बजाते हुए शाम को इच्छाधारी ड्रैगन देखते हैं। यह हमारे समाज की खूबसूरत जटिलता है। इस चर्चा से स्पष्ट है कि दुनिया को एक नजरिए से नहीं समझा जा सकता। ये सभी तत्व अदृश्य धागों से आपस में जुड़े हैं। अंत में यह एक विचारोत्तेजक सवाल खड़ा करता है। एक तरफ वॉशिंगटन में बैठे राजनेता व्यापारिक फैसले ले रहे हैं जो करोड़ों डॉलर तय करते हैं। दूसरी तरफ हमारा सांस्कृतिक मूड एक क्रिकेट मैच या टीवी के ड्रैगन से तय हो रहा है। तो सवाल यह है कि हमारे वास्तविक जीवन और सोचने के तरीके पर गहराई से किसका नियंत्रण है? क्या उन जटिल अंतर्राष्ट्रीय संधियों का, या उन कहानियों और खेलों का जिनका हम हर शाम उपभोग करते हैं? बहुत ही गहरा सवाल है। इस विरोधाभास पर विचार करें और अपनी इस जिज्ञासा को ऐसे ही बनाए रखें। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।